नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे व्याकरण पाठ, भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण की। इस जगत के सभी जीवों में केवल मानव को ही वाणी का वरदान मिला है। यानी कि सृष्टि के सभी जीवों में देखा जाए तो केवल मनुष्य ही है जो अपने विचारों और भावों को दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते यह हमारे लिए आवश्यक भी है। विचारों के आदान प्रदान के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। हालांकि संकेतों के माध्यम से भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, परंतु फिर भी अपने मन के विचारों और भावों को दूसरों तक अच्छे ढंग से पहुंचाने के लिए हमारे पास भाषा का होना अत्यावश्यक है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं क्या है भाषा। बच्चों, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। बोलते समय हम अपने मुख से जिन सार्थक ध्वनियों को निकालकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, उसी को भाषा नाम दे दिया जाता है। अगर परिभाषित रूप में कहें तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या भावों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है। इस आधार पर हम भाषा के दो रूप मानते हैं, मौखिक भाषा यानी कि बोलकर प्रकट की जाने वाली भाषा, और लिखित भाषा यानी कि लिखकर प्रकट की जाने वाली भाषा। बात करते हैं भाषा के मूल रूप की। तो बच्चों, भाषा का मूल रूप मौखिक होता है। मनुष्य सबसे पहले बोलना सीखता है। मौखिक रूप से बोलने के लिए उसे अलग से कहीं सीखना नहीं पड़ता, वो धीरे धीरे खुद ही आ जाता है। लिखित रूप बाद में आया। अपने से दूर रहने वाले लोगों तक अपने विचार पहुंचाने में जब हमें कठिनाई होने लगी तो हमने भाषा के इस लिखित रूप को विकसित किया। इस लिखित रूप की कई विशेषताएं थी, जैसे कि यह ज्ञान के संचित कोश का आधार होता है। कहने का मतलब कि हमारे पूर्वजों ने आज तक जो भी ज्ञान का संचय किया वह लिखित भाषा के माध्यम से ही उसे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा सके। यह लिखित रूप लंबे समय तक नष्ट नहीं हो सकता और इसके द्वारा हम अपने विचारों को भविष्य के लिए भी सुरक्षित रख सकते हैं। भाषा की बात करें तो मातृभाषा का उल्लेख आवश्यक होता है। बच्चों, भाषा का वह रूप जिसे बच्चा अपने परिवार में रहकर सबसे पहले सीखता है मातृभाषा कहलाता है। यानी कि किसी परिवार में बोली जाने वाली भाषा जो है उसी को हम मातृभाषा कहते हैं। अब बात करते हैं लिपि की। तो मौखिक भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। इन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषा की बात करें तो इसकी लिपि का नाम है देवनागरी। पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू, अरबी, फारसी के लिए फारसी लिपि, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन भाषा के लिए रोमन लिपि, सिंधी भाषा के लिए फारसी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताओं के बारे में। तो बच्चों, इसका सर्वप्रथम प्रयोग 7वीं-8वीं सदी में गुजरात के राजा जयभट्ट ने किया था। इस लिपि में प्रत्येक वर्ण के लिए क्योंकि अलग अलग सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इसी आधार पर इसे हम वैज्ञानिक लिपि भी कहते हैं। इसकी लेखन शैली बहुत सुंदर है और यह लिपि भारत की अनेक लिपियों के निकट है। तो इस आधार पर कहें तो भावात्मक एकता के लिए भी यह लिपि बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जहाँ संसार की समस्त लिपियाँ बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं, वहीं उर्दू की लिपि फारसी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अब बात करते हैं हिंदी भाषा के विविध रूपों की। बच्चों, भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग विविध रूपों में किया जाता है, जैसे कि राजभाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में तथा मानक भाषा के रूप में। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है राजभाषा। परिभाषित रूप में कहें तो राज्य या प्रशासन की भाषा ही राजभाषा कहलाती है। भारत में इसका प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले प्रमुख राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश आदि। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि 14 सितंबर 1949 में स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया है।
कुछ राज्यों जैसे पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इन राज्यों के निवासी आसानी से हिंदी भाषा बोल और समझ सकते हैं। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी हिंदी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जा रहा है, अर्थात कोई भी हिंदी भाषी इन राज्यों में हिंदी बोलकर अपना काम चला सकता है। भारत के बाहर भी अनेक देशों में जैसे कि कनाडा, इंग्लैंड, मॉरिशस, ट्रिनिडाड, सूरीनाम जैसे देशों में हिंदी का प्रचलन बढ़ रहा है। अब बात करते हैं भाषा के मानक रूप की। तो बच्चों, मानक भाषा वह है जो शिक्षित और शिष्ट जनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। यह भाषा व्याकरण आधारित होती है और साहित्य, पत्र पत्रिकाओं, शिक्षा, दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में स्वीकार किया गया है, जिनके नाम हैं हिंदी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, असमिया, कोंकणी, मराठी, उड़िया, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, मणिपुरी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, सिंधी, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली आदि। अब बात करते हैं बोली की। बच्चों, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप जो है बोली कहलाता है। बोली की विशेषताओं पर नज़र डालें तो यह भाषा की प्रारंभिक अवस्था है। इसका प्रयोग एक सीमित क्षेत्र में ही किया जा सकता है। यह केवल बोलचाल के काम आती है, इसका अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता। जब किसी बोली का क्षेत्र विस्तार ले लेता है और उसमें साहित्य की रचना की जाने लगती है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है, जैसे ब्रज भाषा, अवधी भाषा। प्रारंभ में ये बोलियां थीं, पर जैसे ही इनमें साहित्य रचना प्रारंभ हुई ये दोनों उपभाषाएं बन गईं। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हिंदी भाषा खड़ी बोली का ही साहित्यिक रूप है। इन बोलियों यानी कि उपभाषाओं में रचित साहित्य में कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे ब्रज भाषा में सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर, अवधी में तुलसीदास कृत रामचरितमानस, मैथिली में विद्यापति जी द्वारा रचित पदावली और खड़ी बोली में मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत। अब बात करते हैं व्याकरण की। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक भाषा के कुछ अपने नियम होते हैं और भाषा का प्रयोग करते समय हमें उन नियमों का पालन भी करना पड़ता है। किसी भी भाषा के नियमों की जानकारी हमें उस भाषा के व्याकरण से ही प्राप्त होती है। परिभाषित रूप में हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने और बोलने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसे विस्तार पूर्वक समझने के लिए हम इसे 4 अंगों में बांटते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार, जिसके अंतर्गत हम संपूर्ण भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी मेरे अन्य वीडियोस से प्राप्त की जा सकती है। चलिए अब जानते हैं क्या है साहित्य। तो बच्चों, ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। साहित्य को 2 भेदों में बांटा जाता है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। जब कोई साहित्यकार अपनी बात साधारण रूप से कहता है तो वह गद्य साहित्य कहा जाता है। गद्य साहित्य के विविध रूपों में हम देखते हैं, जैसे निबंध, पत्र, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण या कहानियाँ आदि। पद्य साहित्य के अंतर्गत कोई भी साहित्यकार अपनी बात को लय या तुकबंदी के नियमों में बांधकर प्रस्तुत करता है। इसके रूपों में गीत, कविताएं, चौपाइयाँ, पद आदि आते हैं। तो बच्चों, यह थी बात भाषा, लिपि, व्याकरण और हिंदी की। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।